नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज देश एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से किसी भी राजनीतिक पार्टी को देश की जनता को भटकाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि आजकल देश का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि आपसी सौहार्द को भूलकर हिंदू मुस्लिम करना राजनेताओं के लिए बहुत आसान हो गया है। कभी हनुमान चालीसा को लेकर बवाल हो जाता है, तो कभी हिजाब को लेकर बवाल हो जाता है, तो कभी मस्जिदों से निकलने वाली अजान को लेकर, उसकी आवाज़ को लेकर अखाड़ा खड़ा हो जाता है। और गंगा जमुनी तहजीब का देश कहे जाने वाला भारत एक बार फिर से जज्बातों की आग में झोंक दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों के पन्नों को पलट लिया जाए तो विपक्ष चुनाव हारने के बाद तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हुआ करता था। महंगाई मुद्दा हुआ करता था, बेरोजगारी मुद्दा हुआ करता था, विकास मुद्दा हुआ करता था। लेकिन आजकल शायद जनता के खिदमतकारों को सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम ही लग रहा है। शायद जनता भी इस आपसी भाईचारे वाले वातावरण को भूलकर इसी सब में मशगूल हो गई है और एक बार फिर से जिस तरीके से विकास के मुद्दों से हिजाब तक का सफ़र तय किया गया, उसके बाद मीट की दुकानों को लेकर, और उसके बाद अब पहले रामनवमी पर हिंसा और अब हनुमान जयंती पर जिस तरीके से जहांगीरपुरी की घटना सामने आई है, ये सच में कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि आखिर देश किस ओर जा रहा है। तो आखिर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ करता था कभी महंगाई की मार को लेकर, और लगातार जिस तरीके से तमाम मुद्दे हुआ करते थे, शिक्षा, विकास, ये सब मुद्दे हुआ करते थे विपक्ष के, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के पन्नों को पलट लिया जाए तो मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है। विपक्ष भी इसमें कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है। सरकारें तो भटकती हुई नजर आ ही रही हैं। आखिर किस तरीके से जनता का विभाजन किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और जनता को भड़काया जा रहा है, और तमाम तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। यह वो हेल्पलाइन था और दावा किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते थे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से दावा करते थे कि हजारों हजार फोन कॉल्स इस नंबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशेष कार्यवाही जो है इस पे होने वाला है। हजारों कॉल्स आ रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। दूसरा कार्यकाल आम आदमी पार्टी का 2015 से 2020 तक था, 2020 तक था। 5 अप्रैल 2015 को पुनः एक नवगठित हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था, एक नया नंबर लॉन्च किया गया था, एंड द न्यू नंबर वाज 1031। और यह जो नंबर था, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट, सतर्कता विभाग के अंतर्गत था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, एसीबी के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ, एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से एसीबी चला गया, एसीबी उनके पास नहीं रहा। जब एसीबी उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था, उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 1,25,000 की थी। 1,25,000 calls were received through this helpline, the anti-corruption helpline, that is 1031. And mostly these anti-corruption calls, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो calls थे, ये calls कुछ विभागों की थी जिसमें एमसीडी, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे, कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है। 1,25,000 कॉल्स आई है और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है
और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई का सिलसिला चालू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन है। लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था, कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ। जो दिल्ली पुलिस की आरटीआई की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से यह आरटीआई में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई? तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। डिफरेंस देखिए, 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए। ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन एक विभाग था, उसके जो स्पेशल सीपी थे, स्पेशल सीपी के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था, इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आईं, 11 मामले दर्ज हुए। 7 से 11 मामले। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031, जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर, वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था। निजी मतलब अपने ही जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, उनको रखा था इस काम को करने के लिए। सो दे वर नॉट क्वाइट डेप्थ। उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्पलाइन को हैंडल करना है, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक मुहावरा सोच के देखिए। तो आप बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहे थे, जो तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता जो थे दिल्ली सरकार पर हमलावर थे और तमाम जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस व्यवस्था थी उसको लेकर तमाम सवालिया निशान उठा रहे थे। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसमें कि आखिर अजान हनुमान से क्या किसान खुशहाल होगा? क्या मुख्य मुद्दों से जनता भटक रही है? कहां गई महंगाई की मार? और हिंदू मुस्लिम पर अब जिस तरीके से आर पार होता नजर आ रहा है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, और प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हैं। साथ ही हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। आनंद त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। समझना चाहूँगा कि आखिर आजकल जिस तरीके से देश में एक माहौल सा पैदा हो गया है, इधर अगर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें हिंसा हो जाता है, कोई उधर रैली निकाली जाती है, कोई उधर जयंती मनाई जाती है, तो फिलहाल शांति व्यवस्था एक तरीके से ताक पर रख दी गई है। और इसमें मुख्य मुद्दे जो हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा ले लें या शिक्षा का मुद्दा ले लें या विकास का मुद्दा ले लें, ये कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है। ये बात इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष को भी अब मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है। उसके लिए भी अब मुद्दा शिक्षा नहीं रह गया, ये सिर्फ सरकार की ओर इशारा नहीं है, निशाना नहीं है, विपक्ष पर भी निशाना है कि आखिर अब उसके लिए भी मुद्दा जो है वो महंगाई नहीं रह गया। क्या तेल के दाम जो आसमान पर थे क्या वो नीचे आ गए? हम आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले। आनंद त्रिपाठी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं देश में, आज देश का जनमानस बहुत उद्वेलित,
उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका निपटारा कौन करेगा, कैसे होगा, कब होगा। तो ये जो ऐसी भ्रम की स्थिति जब जनमानस में आती है तो वो ज्यादातर मुख्य मुद्दों से हट करके इमोशनल इश्यूज की तरफ जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। शायद और राजनेताओं को ये बड़ा आसान भी जी होता जी है। जी 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 मैं वही कहने जा रहा हूँ कि राजनेताओं के लिए ऐसी स्थिति बहुत ही आसान हो जाती है। फिर वो बहुत आसानी से जनमानस को इमोशनल इश्यूज की तरफ लेकर के जाते हैं और फिर वो इमोशनल इश्यूज की वजह से जो कोर इश्यूज होते हैं वो कहीं बैकयार्ड में चले जाते हैं या दफन हो जाते हैं। आज की भी स्थिति यही है कि लाउड स्पीकर लगा करके यदि अजान होगा तो हम लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए इस परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि मैं दो बातें कहूंगा, पहले इस पे बात कर लेता हूँ कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर हो रहा है और उससे समस्या शोर की है तो क्या शोर हनुमान चालीसा के पाठ करने से वो शोर बढ़ेगा या कम होगा? यदि समस्या शोर है तो हनुमान चालीसा के पाठ से तो समस्या का समाधान होना नहीं है। यदि समस्या अजान से है तो और बड़ी बात है, मुश्किल बात है, हो जाती है। दूसरी बात आती है कि क्या इस देश में रहने वाले लोगों को अपने परंपरागत त्योहारों पर्वों पर शांतिपूर्ण ढंग से अपने आराध्यों की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत किसी अन्य समुदाय से लेनी पड़ेगी? वो समुदाय इस बात को सहन करने को क्यों नहीं तैयार है कि उनके घरों के आगे से, उनके पूजा स्थलों के आगे से किसी और समुदाय विशेष के लोग अपनी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से लेकर के चले जाएं? इसमें उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इन दोनों तरह की जो समस्या आजकल देश में बहुत तेजी से बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। चलिए रत्नाकर सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आखिर विपक्ष भी कहीं ना कहीं जनता के साथ डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, मुख्य मुद्दों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष को भी महंगाई नहीं दिखती और तमाम जो चीजें हैं वो नहीं दिखती, चाहे अगर शिक्षा की बात कर लें, विकास की बात कर लें, जैसे जैसे चुनाव निपट गए विपक्ष भी उससे भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब हिंदू मुस्लिम करता हुआ विपक्ष भी नजर आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं सबसे पहले यही चीज कहूंगा कि विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी में मुख्यतः ऐसी पार्टी है जो हमेशा से सौहार्द का देश में माहौल बनाना चाहती है और हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर जो है काम करती है। और हेलो जी जी, हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलती है और सभी को साथ में लेकर चलती है। जाति पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जैसा कि देखा होगा आपने, ये नहीं यहाँ आज मत कीजिए, बहुत बहुत हो गई है भारत में, आजकल भारत में बहुत चल रही है ये जातिवाद की राजनीति, यहाँ मत कीजिए, ठीक है। मैं आज यहाँ ये डिबेट इसलिए नहीं है कि आप जातिवाद की राजनीति करें, इसको लेकर बीजेपी को कोसते हुए नजर आए, ठीक है ना। बीजेपी वाले आज इस पर बात करेंगे। आज बात यह है कि आखिर क्या अजान हनुमान से किसान खुशहाल हो पाएगा, क्या महंगाई की मार जो है उससे जनता निपट पाएगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से आजकल की राजनीति चल रही है, प्रदीप भटनागर जी से एक सवाल ले लेते हैं। दीजिए, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया जी, लौटेंगे आपके पास, डिबेट में ले लेते हैं उन्हें। प्रदीप जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। देखिए, ना तो अजान से पेट भरने वाला, ना कि हनुमान चालीसा से पेट भरने वाला, पेट तो भरे हम चलाने। और अगर आप इस साउंड को, अजान को लेकर अगर आप किसान से जोड़े तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। और महंगाई को लेकर भी अगर आप विषय को जोड़े तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये विषय ही अलग है। नहीं, तो विषय अलग है लेकिन इनको एक किया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता को पेट जो है वो आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं भी इससे मानता हूं और इससे बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हुआ जा सकता कि जनता का जो पेट है वो रोटी से ही भरेगा। लेकिन आजकल रोटी दे कौन रहा है उन्हें? राशन पर उन्हें जिंदा रखा जा रहा है, 5 किलो राशन पे। इस पर लौटेंगे और चर्चा करेंगे, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भटनागर जी, जवाब आपका अधूरा रह गया था ब्रेक पर जाने से पहले, बात रखिए अपनी।
जी जी, मैंने अभी विषय बताया, मैंने कहा किसानों से जोड़ना अजान को और हनुमान चालीसा को, मैं समझता हूँ बड़ा चीजें डिफरेंट है। बिल्कुल और डिफरेंट है। हाँ हाँ हाँ, मैं देखिए ये जो चीज, अगर आपने जो अजान की बात करी, अजान का कोई किसी ने विरोध नहीं करा। नहीं, मुद्दा आज ये नहीं है अजान और हनुमान चालीसा, मुद्दा ये है कि इन लोगों को लेकर, इन चीजों को लेकर जनता भटकती हुई नजर आ रही है। मुख्य मुद्दों, जी जी, मैं नहीं, मुख्य मुद्दे जो हैं देश के, जो बेरोजगारी है और शिक्षा है, विकास है, इन सब से भटक रही है जनता कहीं ना कहीं। मुद्दा ये है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। ये किसान और ये अजान, ये बिल्कुल एक अलग अलग चीजें हैं। देखिए ये भी एक मुद्दा है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है और ये जनता का मुद्दा है, और ये जो है ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है। ये ना कि हनुमान चालीसा का मुद्दा है, ना ये अजान का मुद्दा है, ये ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है। नहीं, राजनेताओं के लिए मुद्दा है भटनागर जी, मैं मानता हूं। को हाँ, कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुद्दा आज से नहीं रहा, सन 41 से रहा और 45-48 तक जो भी करा। और अभी देखिए, जब कांग्रेस के नेता मेरे साथ बैठे, शायद हो सकता है अगर दिल्ली में या देश में कहीं अशांति हुई तो हमें इस समय बैठ के शांति की बात करनी चाहिए, ना कि अराजकता या एक दूसरे छीटाकाशी की बात करनी चाहिए। और ये ठीक है, इनको अपना एक स्टैंड खड़ा करना है, बोलिए। देखिए मैं इसको ये कह रहा था, देखिए ये एक ध्वनि प्रदूषण के लिए आज क्यों जरूरत पड़ी कि हनुमान चालीसा के लिए माइक लगाने की, क्या कभी इस पे गौर करा? ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है। कई वर्षों पहले जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जुर्माना, फाइन सब कुछ लगा दिया, और आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जागरण, रात में माता के जागरण हुआ करते थे, कि एक रात माता के नाम, वो खत्म हो गया। विषय यह है कि अगर 5 समय अजान हो रही है, माफी चाहूंगा, अगर 5 समय अगर अजान हो रही है तो अजान को हम मस्जिद के अंदर भी आवाज करके कर सकते हैं। आपने अगर एक गुंबद पे एक माइक लगा रखा है, जिसे कहते हैं हॉर्न लगा रखा है, अरे वो रत्नाकर जी, वो भटनागर जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आज इस पे बिल्कुल बहस नहीं इस पे। ये आप फिर वहीं ले जा रहे हैं बहस को कि अजान में क्या होता है और हनुमान चालीसा में क्या होता है। आप मुद्दा ही नहीं समझ पा रहे हैं। मुद्दा यह है कि जैसे आप यहाँ भटका रहे हैं ना डिबेट में, ऐसे ही जनता को भी भटकाया जा रहा है। जनता भटक में नहीं, अपने अधिकार की बात कर रही है, यहाँ आप गलत है। यहाँ पे नहीं, जैसे डिबेट में आप भटका रहे हैं ना, आप बार बार वहीं ले जा रहे हैं कि कितना क्या डेसिबल होता है, कितना क्या आप जो चीजें पेश कर रहे हैं, यही जनता को भटका दिया जाता है ऐसे ही, बिल्कुल सीधी तरीके से। सर 10 सेकंड दे दो, अगर मैं झूठ बोलूं कंप्लीट कीजिए अपनी बात, पकड़ लीजिएगा मेरी। ये पिटीशन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आम नागरिक ने डाली है, किसी नेता ने नहीं डाली है। और ध्वनि प्रदूषण पे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, वो भी आम जनता के लिए करा है, और आम जनता ही लेके आई है इसको। नहीं उत्पीड़ित हो गए। चलिए आपने गरीबी की बात करते हैं, गरीबी विषय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस बात करना चाहिए राजनेताओं को इस पर। जिस तरीके से आजकल ये इतना ज्वलनशील मुद्दा बना रखा है, कभी महंगाई और गरीबी इतना ज्वलनशील मुद्दा होता तो शायद आज देश के हालात कुछ और होते हैं। रत्नाकर सिंह जी, देखिए पेट्रोल के पैसे अगर केंद्र से बढ़ रहे हैं, या पेट्रोल का समय दीजिएगा। जी रत्नाकर सिंह जी बात रखिए, लौटेंगे प्रदीप भटनागर जी, समय का अभाव है, लौटेंगे आपके पास। रत्नाकर सिंह जी बात रखिए अपनी। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है और उनके साथ खड़ी नजर आती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, किसान के मुद्दे पे, लखीमपुर खीरी के मुद्दे पे प्रियंका गांधी किस तरह किसानों के साथ खड़ी थी। उन्नाव का मुद्दा लीजिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा लीजिए, तो कोई भी मुद्दा, इस तरह का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है इससे। और हमेशा जो है हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे ही लड़ाई लड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं। आज बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों का चुनाव लड़ी है, उस 5 राज्यों के चुनाव में किसी भी महंगाई के मुद्दे पे उनका चुनावी मुद्दा रहा है? रोजगार चुनावी मुद्दा रहा है? महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा रहा है? किसानों का विकास, देश का विकास चुनावी मुद्दा रहा है? नहीं रहा है। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, वो 80-20 वाला, 80-20 वाला मुद्दा रहा है, जिसको ये इनकैश करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आज भारतीय जनता पार्टी जिसके केंद्र में सरकार है, वह पूरी तरह से आज विफल हो चुकी है। इनकी गलत नीतियों की वजह से ये हर जगह विफल हो चुके हैं। तो जनता में क्या मुंह लेके जाएंगे? तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, लोगों को उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं, और लोगों को उन्मादी बनाकर इस तरह से सड़कों पे जो है रामनवमी मना रहे हैं, हनुमान जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, हम भी हिंदू हैं, हम घर में बैठ के पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और आरती और भगवान की अर्चना करते हैं, लेकिन सड़कों पे, उन जगहों पे ये लोग
जुलूस निकालते हैं जहाँ पे दंगा भड़कने की पूरी आशंका होती है, और वहाँ पे ये जाते हैं उन्मादी होकर नारा लगाते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। हम हमेशा से जनता के मुद्दों को लेकर जनता के सामने खड़े हैं, और सड़क से संसद तक हम मांग करते हैं। राज्यसभा का जब अभी सत्र चल रहा था कि आप चर्चा करिए महंगाई पे, आप चर्चा करिए बेरोजगारी पे, आप चर्चा करिए पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करिए, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं थी। हम कह रहे थे कि आप चर्चा करिए, लेकिन ये कह रहे थे कि वो चर्चा बाद में हम करेंगे, अभी हम दूसरे मुद्दे पे चर्चा करें। तो ये क्यों भाग रहे हैं चर्चा करने पे? विपक्ष अपना हमेशा से जिम्मेदारी निभाती आ रही है, और विपक्ष निभाती रहेगी। और जब तक इनके कान में जब जो बंद कर रखे हैं ना, इनके कान में जब तक हम आवाज गूंजने नहीं लगेगी, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। जनता की जो मुद्दे हैं उसको आवाज उठाते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलती है, गांधीवादी विचारधारा लेकर चलती है। तो यह कभी भी समाज में इस तरह का दंगा और हिंसा को स्थान नहीं देती है। हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती है कांग्रेस पार्टी। ये क्या बात करेंगे? ये तो गोडसेवादी लोग हैं, हमेशा से चाहेंगे कि समाज में हिंसा फैले और लोग आपस में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान आपस में बढ़ जाए, ताकि ध्रुवीकरण हो और इनको वोट मिले। तो ये इनकी मंशा है। बिल्कुल, लौटेंगे। आपके पास समय का अभाव है। प्रदीप भटनागर जी 10 सेकंड में बात रखिए अपनी, और फिर आनंद त्रिपाठी जी से कमेंट लेंगे। देखिए, हमारे साथी बोल रहे थे कांग्रेस के, और कहां से कहां बोल रहे थे थोड़ा बता देता हूं। ये जो वीर सावरकर की या नाथूराम गोडसे की बात करके जो भटकाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उस विषय में बता दीजिए, बताया करिए कि पूरा क्या है। आप गांधी जी को तो मानते हैं, मगर उनके राम को नहीं मानते। बिल्कुल सब प्रदेश में गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, बहुत मेहनत करी, उस पे कार्रवाई हुई है प्रियंका जी ने। मैं तो ये पूछना चाह रहा था, छोटी सी बात, आप महंगाई के मुद्दे पे तो आ गए, और बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल आप राज्यसभा लोकसभा में उठाया। महंगाई के मुद्दे, महंगाई और तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, आप भागते क्यों हैं यार? विषय से भागते क्यों हैं? जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप 5 वर्षों से महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, मगर आप रुकते नहीं है। राहुल जी आंख मार के बाहर चले जाते हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल मेरा ये था कि जो दिल्ली जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी जो वादे करके आई थी, स्कूटी का, लैपटॉप, उसका क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में बेटियों को दे दिया? या बेटियां वहां ऐसे ही बलात्कार जो नंबर 1 पे राजस्थान पहुंच गया है, ऐसे चल रहा है? उसके विषय में बताएं जरूर। नहीं, बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, ये सारे सोचने का विषय है। क्योंकि आजकल अजान को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं, हनुमान को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं। इन्हीं सबके बीच जनता पिसती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको उठाने वाले भी कोई नहीं मिल रहे हैं। ये भी चीजें हैं कि अब जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो उठाने वाले भी अब कोई नहीं मिल रहे हैं। एक 10 सेकंड का फाइनल कमेंट आनंद त्रिपाठी जी से ले लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। 10 सेकंड का समय का हुआ है, जल्दी से अपनी बात रखिए। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का कमजोर होना इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का कमजोर होना कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही बड़ा कारण है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजकल अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कमजोर होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और साथ ही आजकल जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है कि कहीं राजनीति हो रही है दंगों के नाम पर, कहीं अगर जो है तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई और उसके बाद हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें हिंसा हुई, और फिर खरगोन की बात कर लें या तमाम जो 7 राज्यों में रामनवमी पर हिंसा हुई थी, उससे कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इन्हीं सबके बीच अगर भटक जाता है इंसान या राजनीतिक पार्टियां, तो वो हैं जनता के मुख्य मुद्दों से, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो या विकास का मुद्दा हो, और फिर उसमें ध्रुवीकरण किया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और इसमें पिसना पड़ता है तो जनता को पिसना पड़ता है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।